इससे पहले कि अपन आगे बढ़े, मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे देता हूँ कि जियो खान अकेडमी ने अपने 2025-26 के सेशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें फ्लैगशिप कोर्स है जो आपका गेट जियोलॉजी, सीएसआईआर नेट और कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के प्रीलिम्स को कवर करेगा। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के एग्जाम को अपन पॉपुलरली जीएसआई के नाम से भी जानते हैं। और आईआईटी जैम का कोर्स आपका ये लॉन्च हो चुके हैं और लॉन्च ऑफर है आपका 20% का ऑफ। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है। मेरा नाम है फैजल खान और आप सबका स्वागत है जियो खान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ये है आपका आईआईटी जेम 2026 के लिए पहला लेक्चर और इसमें अपन बात करेंगे कि आईआईटी जेम जो है वो क्या ऑफर करती है, क्या कौन से आईआईटीज में आप जा सकते हो, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका पेपर पैटर्न है, क्या ज़रूरी बुक लिस्ट है ना। और जियो खान अकेडमी आपको आपकी इस जर्नी में किस तरह से हेल्प करने वाली है, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। अब जो आईआईटी जेएम, जो मैं तो ये मानता हूँ कि जीवन में जैसे बोलते हैं ना कि आदमी को बहुत कम सेकंड चांस मिलते हैं, मैं कहता हूँ कि जियोलॉजी बहुत सारे चांसेस देती है आपको आईआईटी में जाने के लिए, है ना। जैसे मान लो कि आपने आईआईटी जेई की तैयारी करी हो और किसी टाइम पे आपका मान लो वो सिलेक्शन नहीं हुआ और अभी आप भरे पड़े हो कि यार आईआईटी में जाना था, सब लोगों ने ऐसे बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो मेरे को अब दिखाना है भाई साहब। तो तुम्हारी जो भी वजह है कि किसी ने आपका ईगो हर्ट कर दिया हो या तुम्हारे अंदर वो ठसक टीस बैठी हुई है, चुभती रहती है कि आईआईटी में नहीं गए तुम, वो वाला बैठा है ना, या तुमको ऐसा लगता है कि अपने आप को प्रूव करना है भाई यार ये जो है ना बहुत ज़्यादा कोई मास्टर ने बोल दिया कि तुम तो जीवन में फेल हो भाई, तुमसे कुछ नहीं होगा, तो वो ठसक तुम्हारे वहाँ रह गई कि ऐसे कैसे। और फिर मान लो कि तुम जेम फोड़ के टॉप रैंक में आकर के आईआईटी बॉम्बे में जाओ और फिर आकर के अपने गुरुजी से मिलो कि हाँ जी भाई साहब क्या हालचाल, सब ठीक। तो वो जो रोड़ा जमता है तो उसमें मज़ा तो आता है ना। तो तुम्हारी जो भी वजह है आईआईटी जेएम की तैयारी करने की, मेक श्योर कि तुम उसको लेकर के क्लियर हो, ताकि आपका पूरा साल एक इंटरनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन तुम्हारे पास में रहे, क्योंकि पढ़ना बहुत पड़ेगा। मैं तुमको बिना किसी लाग लपेट के बता रहा हूँ कि बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ढंग से कर लोगे, जितना मैं करवा दे रहा हूँ है ना जियो खान में, उतना अगर आप कर लोगे तो आपका बहुत अच्छे से जेएम जो है क्वालिफाई हो जाएगा, कोई इशू उसमें नहीं आने वाला है, ठीक है। अब जब तुम और अब देखोगे कि जो आईआईटी रुड़की है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी असम धनबाद है, खड़गपुर है, चाहे भुवनेश्वर है, चाहे और कोई आईआईटी है जहाँ पे आपका जियोलॉजी है ना, एनआईटीज में चले जाओगे तो आप देखोगे कि जियो खान की जो स्ट्रेंथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। बैच की टोटल सीट्स का 50% से ज़्यादा आपके जियो खान के स्टूडेंट्स ही हैं। तो बहुत अच्छा तुमको एक नेटवर्क भी मिल जाएगा कि जब पता चलेगा हाँ भाई जियो खान से पढ़ के आए हो, तो तुमको काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ यार इतने सीनियर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे सीनियर्स हैं, इतनी इनकी रैंक आ रही है, इतने अच्छे से पढ़ते हैं, तो एक बहुत अच्छा वो नेटवर्क मिलता है, उसका अलग मजा आता है ना। तो आईआईटी रुड़की में जाके आया था, बच्चों से मिल के आया था, वहाँ पे 19 सीट हैं, तो 13-14 बच्चे तो अपने जियो खान से ही थे, है ना। तो अभी सोच रहा हूँ कि सारे आईआईटीज में जाऊंगा, तुम लोगों को भी सबसे मिलवाऊंगा, है ना। चलो डिस्कशन चालू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो आईआईटी जेएम ये है क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, है ना। तो जो भी लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर वो आईआईटीज, एनआईटीज या फिर और कुछ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हो, तो आईआईटी जेएम जो है वो आपका एक रास्ता बनाती है कि भाई ये एग्जाम दे के आओ, क्वालिफाई करो, रैंक के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस भरो, जो आपको मिलेगा उस आईआईटी में जाकर के पढ़ो, है ना। तो सिंपल सी इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा है कि जो भी बच्चे आपका ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर वो मास्टर डिग्री करना चाहते हैं फ्रॉम दी आईआईटीज और एनआईटीज, तो आपका आईआईटी जेएम का एग्जाम देकर के वो जा सकते हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट में आईआईटी जेएम का एग्जाम होता है, तो आप देखोगे कि भाई आपके टोटल 7 पेपर है ना। तो ये 7 पेपर आपके कौन कौन से हैं, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये आपके हैं। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, जियोलॉजी है ना। अब आपका जियोलॉजी में कौन कौन से कोर्स आपको मिलेंगे, अगर आप आईआईटीज में जाते हो या एनआईटीज में जाते हो, तो आपको एमएससी मिलेगा, जिसको आप मास्टर ऑफ साइंस बोलते हैं, एमएससी टेक मिलेगा, एमएस रिसर्च मिलेगा, एमएससी एमटेक ड्यूअल डिग्री या जॉइंट एमएससी पीएचडी डिग्री या एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री आपको मिलती है। तो ये इन सब का क्या मतलब है, जब आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आप काउंसलिंग जब सेशन में बैठेंगे तो उस टाइम पे अपन डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे आप देखो कि भाई ये जो टोटल 7 पेपर है, उनमें जो भी आपका जेएम क्वालिफाई होता है, तो टोटल 21 आईआईटीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करती हैं। लेकिन जियोलॉजी में सारी आईआईटीज जो है वो एमएससी डिग्री ऑफर नहीं करती हैं, तो कुछ चुनिंदा ही आईआईटीज है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। आईआईटीज के अलावा आपकी कुछ और भी इंस्टीट्यूट है, जैसे एनआईटी हो गया, आपका आइजर पुणे हो गया, आइजर भोपाल हो गया, है ना। और टोटल इन सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर के 3000 की सीट्स आसपास हैं। लेकिन हमारी जियोलॉजी में कितनी है वो मैं आपको इसी लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। अब
ये तो सारे आईआईटीज के वो है लोगो हैं। यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे है ना, यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। मैं ये जो पीडीएफ है वो आपके कोर्स में डाल दूंगा, आप आराम से डाउनलोड करके पढ़ लेना। यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में टोटल सीट्स कितनी है, 38 है ना। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में इनको क्या चाहिए कि भाई आप बीएससी करके आ रहे हो, है ना, या बीएस करके आ रहे हो। बीएससी करके आ रहे हो तो भाई या तो क्या होगा, एनुअली होगा, है ना, आपके एग्जाम्स वगैरह, तो एनुअली होगा तो 3 साल का, और सेमेस्टर वाइज होगा तो आपके टोटल कितने सेमेस्टर होंगे, 6 सेमेस्टर होंगे, है ना। तो ये जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आईआईटी बॉम्बे में बोलता है कि भाई मेरे को जियोलॉजी कितने साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए या 6 सेमेस्टर के लिए, और उसके अलावा कोई भी 2 सब्जेक्ट जो किसमें से हो, या तो मैथ्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट मेरे को चाहिए, है ना। और स्लाइटली वेरिएशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहती है, उसको अपन इंडिविजुअली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल सीट आपकी कितनी है, 38 है, और ये कैटेगरी वाइज आपका डिवीजन है। अब मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो टॉप रैंकर में आते हैं लेकिन आईआईटी बॉम्बे में नहीं जाते हैं। ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिनकी रैंक पीछे रहती है, ड्रॉप रह करके इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि आईआईटी बॉम्बे में जा सके, है ना। तो सबका अपना अपना एक वो रहता है, वजह प्रेफरेंस रहती है कि भाई मेरे को उस आईआईटी में जाना है, उस आईआईटी में जाना, तो सब अपने हिसाब से उस तरह की मेहनत करते हैं, ठीक है। अब आईआईटी बॉम्बे में जाने के लिए आपको अगर जनरल कैटेगरी के हो तो एटलीस्ट आपको टॉप 14 में तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर हमारे पास में आईआईटी रुड़की है। आईआईटी रुड़की के अंदर जो कोर्स है वो आपका क्या है, एमएससी इन अप्लाइड जियोलॉजी है, और उसके लिए भी एमईक्यू जो है वो क्या है, एमईक्यू का मतलब क्या है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो उसमें आपका जियोलॉजी फॉर 3 इयर्स और या 6 सेमेस्टर, और कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल साइंसेस में, और टोटल सीट्स कितनी है, 19, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर हमारे पास में है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर में आपके पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कितनी है, आप बोलोगे कि भाई 38 है जियोलॉजी में, और जियो फिजिक्स में कितनी है, 15 है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे कि भी आईआईटी खड़गपुर में जो कोर्स है वो क्या है, जॉइंट एमएससी पीएचडी इन जियोलॉजी है, और इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है मिनिमम, तो उसमें क्या है कि भी आपका 3 साल के लिए जियोलॉजी होना चाहिए, है ना। उसके साथ में कोई 2 कॉम्बिनेशन चल जाएंगे, या तो फिजिक्स और मैथ्स हो, या फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री हो, या फिर केमिस्ट्री और मैथ्स हो, है ना। तो जियोलॉजी तो चाहिए ही चाहिए। जियोलॉजी के साथ में या तो फिजिक्स मैथ्स का कॉम्बिनेशन चल जाएगा, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन चल जाएगा, केमिस्ट्री मैथ्स का कॉम्बिनेशन चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर एमएससी, ये आईआईटी खड़गपुर में जॉइंट एमएससी पीएचडी इन जियो फिजिक्स भी होता है, और उसका क्राइटेरिया ये लिखा हुआ है, इतनी सीट्स हैं, इसके बारे में अपन और फिर बात करेंगे। और जो बच्चे एमएससी जियो फिजिक्स करते हैं आईआईटी खड़गपुर से, वहां से मैं किसी को बुला लूंगा और वो आपको इस पे और ज्यादा डिटेल में बता देगा कि भाई जियो फिजिक्स और जियोलॉजी में फर्क क्या है, और आगे जाकर के जॉब अपॉर्चुनिटीज में किस तरह से डिफरेंस क्रिएट होता है ना। फिर अपन बात करते हैं कि भाई आईआईटी आईएसएम धनबाद है, इसमें आपकी सीट्स काफी है ना, 66 के आसपास सीट है, और ये एमएससी टेक कोर्स ऑफर करता है ना, एमएससी टेक इन अप्लाइड जियोलॉजी। और इसका जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपका क्या चाहिए कि भाई जियोलॉजी 3 साल के लिए चाहिए, और उसके साथ आपके मैथमेटिक्स तो एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। मतलब बीएससी में अगर आपका मैथ्स नहीं है तो आप आईआईटी आईएसएम धनबाद के लिए एलिजिबल नहीं है एज पर द रिटर्न, है ना। और आपका जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई एक हो सकता है। मतलब जियोलॉजी और मैथ्स तो चाहिए ही चाहिए, और उसके अलावा या तो फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो तो काम चल जाएगा, ठीक है। और आईआईटी आईएसएम धनबाद में जियो खान के खूब बच्चे हैं, है ना। ये 66 आप देख रहे हो ना, मोर देन 50% ऑफ द सीट्स जो है वो हमारे जियो खान से जाती हैं, तो तुम मजा आ जाएगा भाई, है ना। चलो आगे की बात करते हैं। इंस्टीट्यूट में आपका आईआईटी भुवनेश्वर की बात करें तो आईआईटी भुवनेश्वर 2 तरह के कोर्स ऑफर करता है। एक तो है आपका जॉइंट एमएससी पीएचडी इन जियोलॉजी, और एक आपका जॉइंट एमएससी पीएचडी इन एटमॉस्फेयर एंड ओशन साइंसेस, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही, जियोलॉजी 3 साल के लिए चाहिए ही चाहिए, कोई दो सब्जेक्ट चाहिए, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में से, या तो मैथ्स फिजिक्स हो या फिजिक्स केमिस्ट्री या केमिस्ट्री मैथ्स हो, इस तरह का कॉम्बिनेशन चाहिए। और टोटल जियोलॉजी की जो सीट्स है वो आपकी 25 है। अगर मान लो कि आपका इस तरह का इंटरेस्ट हो कि यार साइक्लोन कैसे आते हैं, एंटी साइक्लोन कैसे आते हैं, ये ला नीना कैसे आ रहा है, ये एल नीनो कैसे आ रहा है, वाटर सर्कुलेशन सेल वीक कैसे हो जा रहा है, सोमाली करंट रिवर्स कैसे हो जा रही, ये इंडियन जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे अपवेलिंग डाउनवेलिंग कैसे हो रहा है ना, कैसे हाई सैलिनिटी वाटर मास जो है वो मूव कर रहा है, कैसे लो सैलिनिटी वाटर मास मूव कर रहा है, कैसे अरेबियन सी की सैलिनिटी और टेम्परेचर डिफरेंट है बे ऑफ बंगाल के रेस्पेक्ट में, बे ऑफ बंगाल में आपकी साइक्लोनिक एक्टिविटी कैसे आती है, अरेबियन सी में कैसे आता है, मानसून जो अरेबियन सी से कैसे आ रहा है, और वो जो प्रिडिक्शन वाला और वो सारा है ना खेल भाई साहब, है ना। वो अगर तुमको ढंग से करना, ओशन सरफेस करंट्स का क्या रोल है ना,
पोलर वाटर मासेस का क्या रोल है, पिग्नोक्लाइन, थर्मोक्लाइन और हेलोक्लाइन किस तरह से वेरी करती हैं, उसमें न्यूट्रिशन कंडीशन कैसे वेरी करती हैं, और आपका जियोलॉजी के रेस्पेक्ट में भैया आप किस तरह से पेलियो इन्वायरमेंट, पेलियो बैथीमेट्री, पेलियो क्लाइमेट, पेलियो बायोस्टेटिग्राफी ये किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो अगर इस तरह का आपका इंटरेस्ट हो तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, अच्छा कोर्स है। और मेरा एक दोस्त है जो यूएस से पीएचडी कर रहा है, तो उससे मेरी बात हुई थी, तो उसने बोला था कि एटमॉस्फेरिक एंड ओशनोग्राफी में आने वाले टाइम में काफ़ी स्कोप दिखे रहा है, तो जियोलॉजी के बच्चे अगर उधर जाने लगेंगे तो उनको अच्छा रहेगा, बट ये है कि थोड़ा सा तुमको और ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न जो है वो बहुत आसान है। आपके टोटल मार्क्स इसमें कितने रहते हैं, 100, है ना, टोटल 100 मार्क्स हैं। ये टोटल 100 मार्क्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। 3 पार्ट कौन कौन से है, एक है सेक्शन ए, फिर है सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये जो सेक्शन ए के बारे में अपन बात करें तो आप बोलोगे कि भाई इसके अंदर कितने क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चंस, है ना, इसके अंदर 10 क्वेश्चन होते हैं और इसके अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके टोटल कितने हो गए, 60 क्वेश्चंस हो गए। अब ये जो सेक्शन ए है जिसके अंदर 30 क्वेश्चंस हैं, ये आपके 1 to 10 1 मार्क के होते हैं और 11 to 30 ये आपके 2 मार्क के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो बी सेक्शन है जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन जो आपका कितने नंबर का है, 2 मार्क का है ना। और यहाँ पे आपके जो 20 क्वेश्चंस है इसमें आपका क्या है, 10 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है और 10 क्वेश्चन जो है वो आपके 2 मार्क के हैं। तो ये आपका टोटल कितना हो गया, 10 मार्क यहाँ से आ गया, 20 यहाँ से आ गया, तो टोटल ये 30 हो गया। सेक्शन सी आपका 30 मार्क्स का, ये आपका 2 into 10 आप करोगे तो ये आपका 20 मार्क्स का आ गया, और ये आपका यहाँ पे 40 हो गया और प्लस यहाँ पे 10 हो गया। तो आपके पास में सीधा सीधा डिवीजन है भाई कि 50 प्लस 20 प्लस 30, तो ये आपके 100 मार्क्स हो गए। तो आपका जो पेपर है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। अब जो सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी है इसको अपन इंडिविजुअल डिस्कस करें तो हम बोलते हैं कि ये जो सेक्शन ए है इसके अंदर आपके क्या आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। क्या आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अपन शॉर्ट में बोलते हैं एमसीक्यू, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जब मैं आने वाले लेक्चर्स में बोलूँगी भाई ये फलाने टॉपिक से ये एमसीक्यू आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि एमसीक्यू का मतलब हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और एक ही सही होगा, ठीक है। तो आपने बोला कि भाई मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस का मतलब क्या है, तो तुमने बोला कि भाई मतलब मेरा सिंपल सा ये है, जैसे आपने बोला कि भाई सेक्शन ए है जिसके अंदर 1 से 10 क्वेश्चंस हैं जो एक एक नंबर के हैं, और 11 से 30 नंबर के क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के हैं। तो जैसे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन है कि आपको पूछ रहा है कि भाई हाईएस्ट ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म जो है इन ऑप्शन में किसका है। तो जब आप मेटामॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हाईएस्ट ग्रेड ऑफ द मेटामॉर्फिज्म पीटीटी पाथ के हिसाब से आपका तब अचीव हो जाता है जब आपका टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। तो टेम्परेचर मैक्सिमम जिस मेटामॉर्फिक रॉक पे जो मेटामॉर्फिक रॉक हाईएस्ट टेम्परेचर पे बनी होगी वो आपकी हाईएस्ट ग्रेड की होगी। और जब आप मेटामॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि मेरा जो क्लोराइड सिस्ट है ये आपकी लो टेम्परेचर है, ग्लूकोफेन आपका लो टेम्परेचर हाई प्रेशर है, फिलाइट जो है वो आपका मॉडरेट प्रेशर लो टेम्परेचर है, और नाइस जो है वो आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेराइटी है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो नाइस है मेरा एक सही आंसर हो जाएगा। जैसे ये आपके 2 नंबर का है तो 2 नंबर में आप देखोगे कि भाई ये भी मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सिंपल दिया और 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें चारों में से सिर्फ एक ही सही होगा, इसको अपन बोलते हैं मल्टीपल चॉइस, है ना, कि कई सारी चॉइस में से तुमको एक चुनना है। तो आप बोलोगे कि भाई राजमहल, दलमा, पंजाल और डेक्कन वॉल्केनिक्स। तो जब आपको स्ट्रेटिग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि भाई सबकी एजेस क्या है, उसके हिसाब से आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये डेक्कन वॉल्केनिक्स आपका सही आंसर हो गया। फिर आपने बोला कि भाई इसके अंदर है ना नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3, है ना। तो आपका ये 1 मार्क का है तो इसका 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, ये 2 मार्क का है तो इसका 1/3 आपका नेगेटिव में चला जाएगा। नेगेटिव का मतलब ये है कि तुमने ठीक कर दिया तो पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर गलत कर दिया तो तुम्हारा इतना नंबर कट जाएगा। कटेगा कहाँ से, जो टोटल तुम्हारे नंबर बने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन 5 आपने 1 मार्क के किए और ये ठीक कर दिए, ठीक है, 5 मार्क्स यहाँ से आ गए। ये आपने किए 5, तो 5 में से आपके 4 सही हो गए और एक गलत हो गया। तो 4 सही के तो एक के 2 नंबर है तो 4 के 8 नंबर हो गए। तो आपके बोले कि 5 + 8 टोटल कितने नंबर हो गए, 13 नंबर हो गए, है ना। तो बोला 13 नंबर आते हैं, लेकिन क्योंकि तुमने एक गलत कर दिया तो ये 2 में से आपका क्या होगा, 2/3 पार्ट कट जाएगा टोटल इन मार्क्स में से। तो आप बोलोगे कि भाई 2/3 करेंगे तो कितना होगा, 0.66 हो जाएगा, है ना, 0.66।
सिंपल है। तो बोलोगे कि ये 13 माइनस 0.6 जब आप करोगे तो ये आपका क्या होगा, टोटल नंबर होगा जो आपने हासिल किया है। ये नेगेटिव का मतलब है, ठीक है। तो 2/3 आपका, 1/3 आपका नेगेटिव में जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। तो अपने को पूरा साल में यही प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से अपन ये जो नेगेटिव मार्किंग है उसको मिनिमाइज कर सकें, किस तरह से हमारी एक्यूरेसी को बढ़ा सके। तो इसके लिए आपके बहुत सारी टेस्ट सीरीज होंगी, बहुत सारे आपके डीपीटीएस होंगी और बहुत सारे अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसकी कोई चिंता नहीं है, अपन खूब सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है, जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी के अंदर तुमको मिलते हैं मल्टीपल सेलेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या मिलते हैं? मल्टीपल सेलेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सेलेक्ट टाइप क्वेश्चंस, और इनको अपन शॉर्ट में बोलते हैं एमएसक्यूज, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो अपन एमएसक्यूज बोलते हैं। इसमें सिंपल सा फंडा ये रहता है कि भाई एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और तुमको बोला गया है कि भाई चूज करो इनमें से। तो अपन बोलते हैं कि भाई मल्टीपल सेलेक्ट में क्या होता है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक से ज्यादा आप सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मल्टीपल सेलेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हमेशा एक से ज्यादा ही ऑप्शन सही हो। ऐसा भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं जिसमें आपका मल्टीपल सिलेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है लेकिन उसका आंसर एक ही ऑप्शन सही है ना। फॉर एग्जांपल मैं तुमको बताता हूं, यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपका मल्टीपल सेलेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना। तो इसमें आप देखोगे कि आपसे पूछा कि फॉसिल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट क्लासेस शो पेंटामेरल सिमेट्री। तो पेंटामेरल सिमेट्री जो है वो आपका 5 रे पेंटामेरल पैटर्न सिमेट्री में आपको इकोनोडर्मेटा पढ़ाता हूँ हमेशा, जब पैलेंटोलॉजी पढ़ेंगे तो अब आपको डिटेल में भी समझ में आएगा। और बाकियों में सिमेट्री मिलती है लेकिन अलग तरह की मिलती है। तो ये काइनोडोरिया आपका एक ऐसा है जिसके अंदर पेंटामेरल पैटर्न की सिमेट्री मिलती है ना, ऐसे हाथ छप्पा जैसा दिख रहा है। वो अपन पढ़ेंगे डिटेल में, कोई उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मल्टीपल सेलेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का मतलब ये स्टीरियोटाइप डेवलप करना नहीं है कि मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्वेश्चन है तो एक से ज्यादा ये ऑप्शन मेरे को ठीक करने पड़ेंगे, है ना। और जिस साल ये क्वेश्चन आया था उस साल के कुछ बच्चों ने इसीलिए ये गलत कर दिया कि सर वो बोला था कि मल्टीपल सेलेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो हमें लगा कि एक से ज्यादा सही होगा, तो बोला कि काइनोडिया तो था ही था, उसके साथ हमने एंथोजावा भी लगा दिया। क्यों? क्योंकि ट्राइलोबाइटा में तो बायलैटरल सिमेट्री होती है, सेफलोपोड में भी आपको यूनिलैटरल टाइप ऑफ सिमेट्री मिलती है, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली आप डिफाइन करने जाओगे तो। और ज्यादातर बायलैटरल सिमेट्री भी आपके अगर स्टॉफिक सेल्स होंगे तो आपको बायलैटरल भी मिल जाएगी। तो जब अपन डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक चीज समझनी है ना। फिर यहाँ पे अपने पास में सेक्शन सी है जहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन सी में अपना क्या है, यहीं पे अपन डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देखोगे भाई सेक्शन सी जो है मेरा ऐसा है जिसके अंदर क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सेक्शन सी। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अपन बोलते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, और शॉर्ट में इसको अपन बोलते हैं NAT, ठीक है। और इसमें सिंपली क्या होता है, आपका एक क्वेश्चन होता है जिसका एक आंसर आता है न्यूमेरिक वैल्यू जो आपको माउस से टाइप करके उसमें डालनी होती है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ कि जैसे मान लो कि भाई ये एक क्वेश्चन है ना, जैसे आपका एक सेकंड, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का एग्जांपल आई थिंक, चलो वो आगे रहेगा, अपन जब देखेंगे ना कि NAT सॉल्व कैसे करना है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि भाई जो सेक्शन ए है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, सेक्शन बी और सेक्शन सी में किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी, है ना। तो इसको आप ध्यान से समझ लें। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि भाई जो हमारा सिलेबस है वो ठीक ठाक से डिफाइन किया हुआ है। अगर IIT JAM के सिलेबस को अपन थोड़ा सा एनालिसिस की नज़र से देखें तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस में कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जो वेल डिफाइंड नहीं है लेकिन वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो उन पॉइंट्स को अपने को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसलिए सिलेबस एनालिसिस करना भी जरूरी है ना। तो आपका सिलेबस अगर देखें तो टोटल 9 यूनिट्स में आपका सिलेबस डिफाइन किया हुआ है, जिसमें से आपका प्लानेट अर्थ है, जियोमॉर्फोलॉजी है ना, प्लानेट अर्थ, जियोमॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, पैलेंटो स्टैटिक, मिनरलॉजी, पेट्रोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी, ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है। अब मैं जो आपको करवाऊंगा उसमें आपका अप्लाइड जियोलॉजी में 2 होते हैं, एक हाइड्रो और एक आपका इंजीनियरिंग जियोलॉजी। तो हाइड्रो मैं करवाऊंगा आपको, इकोनॉमिक भी मैं ही कराऊंगा, पेट्रोलॉजी भी मैं कराऊंगा, मिनरलॉजी भी मैं कराऊंगा। आपका पैलेंटोलॉजी और स्ट्रेटिग्राफी आपको मैडम करवाएंगी। स्ट्रक्चर जियोमॉर्फोलॉजी, प्लैनेट अर्थ जो है वो आपको
सर करवाएंगे। इसके अलावा जो टॉपिक स्पेसिफिक आपकी गेस्ट फैकल्टी रहेंगी, तो वो आपके स्पेसिफिक टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए आएंगे। मैं नाम नहीं बता सकता हूं उनका, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं होते हैं पब्लिकली इस तरह से अपना नाम शेयर करने में, है ना। तो जब वो आएंगे तो उनसे आप मिल ही लोगे, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। फिर ये इंडिविजुअल यूनिट्स का सिलेबस है और इसको आप आराम से देख सकते हैं। तो सिलेबस को अपन अलग से एनालिसिस करेंगे। जैसे मान लो कि मैं मिनरलोजी स्टार्ट करूंगा, तो जैसे मिनरलोजी का सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जब अपन मिनरलोजी पढ़ेंगे, ठीक है, ये मिनरलोजी का सिलेबस है, तो जब अपन मिनरलोजी पढ़ेंगे तो मैं आपको ये सिलेबस इसी फॉर्म में थोड़ी करवाऊंगा। सिलेबस करने के लिए, मिनरलोजी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की डेप्थ को समझने के लिए आपको इसका प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी सिमेट्री एंड फॉर्म्स ऑफ कॉमन क्रिस्टल सिस्टम्स क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स क्या क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन और एक्स-सॉल्यूशन क्या है ना। फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स करते हैं, मिनरल फैमिलीज बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलिकेट पढ़ते हैं। तो तुम जब देखोगे कि सिलेबस में स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट बहुत नीचे लिखा हुआ, जबकि जब अपन मिनरलोजी स्टार्ट करेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट जो तीसरे चौथे लेक्चर में आ जाएगा, है ना। तो अपन पहले मॉल कंसेप्ट को समझेंगे, उसके ऊपर आए हुए न्यूमेरिकल्स को समझेंगे, फिर मिनरलोजी है क्या उसको समझेंगे, मिनरल्स की डेफिनेशन क्या है, उनको क्लासिफाई कैसे करते हैं। ऐसे करके आपका धीरे धीरे सिलेबस वो अप्रोच होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिलेबस में जिस पॉइंट के हिसाब से आपका सिलेबस लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि हम उसी हिसाब से अपन कवर करेंगे। हमको सब्जेक्ट की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ताकि हम बहुत अच्छे से समझ सकें, रिवाइज कर सकें, याद कर सकें और एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो सिलेबस तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड से है। पेट्रोलॉजी में आपके 3 है, इग्नेस, मेटा, स्टडी, ये भी मैं आपको करवाऊंगा, तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। फिर इकोनॉमिक जियोलॉजी भी मैंने ही करवानी है आपको। अप्लाइड जियोलॉजी में आपके 2 हैं, एक तो आपका हाइड्रोलॉजी और एक आपका इंजीनियरिंग जियोलॉजी है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि भाई प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी क्या है, जियोलॉजिकल कंसंट्रेशन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड टनल्स क्या है। फिर आपका बुक्स क्या है, ईच यूनिट के लिए अगर आपको मेरे को बुक रिकमेंड करनी हो एक एक, तो मेरी वो रिकमेंडेशंस क्या होंगी, ये आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हो। बुक्स पढ़ने के लिए मैं क्यों बोलता हूँ उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ, सिंपल सा है कि बुक पढ़ना इसलिए जरूरी है भाई कि आपको सब्जेक्ट की टेक्निकल लैंग्वेज समझ में आ सके, बट दैट्स इट। क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा कि तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो और तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार इसने पूछा क्या है, क्योंकि तुमको वो बुकिश लैंग्वेज जो है क्वेश्चन की वो पकड़ में नहीं आ रही है। तो आप कोई भी बुक पढ़ो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, जैसे मान लो मिनरलोजी है तो मिनरलोजी के लिए तो हजारों बुक अवेलेबल है ना। कोई बोलेगा कि यार इस बुक से था ना इस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, है ना, तुम वो अब फिर कोई और बोल देगा कि नहीं ये वाला क्वेश्चन उस बुक से डायरेक्ट आया था, फिर कोई बोल देगा कि नहीं इस वाली बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो तुम सारी बुक्स थोड़ी पढ़ते फिरोगे कि नहीं यार ऑप्टिकल के लिए तो मेरे को नेसे पढ़नी है, इसके लिए डेक्स्टर पढ़नी है, इसके लिए दाना पढ़नी है, इसके लिए मेरे को डियर हॉबीज उस्मान पढ़नी है, इसके लिए मेरे को रटले पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए मेरे को ये पढ़नी तुम उसमें फंसना मत। तुमको सिर्फ बुक पढ़ने का रीजन पता होना चाहिए कि दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग दिस बुक बिकॉज आई हैव टू गेट द टेक्निकल लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक, बस इससे ज़्यादा हमारा बुक पढ़ने का कोई खास रीज़न नहीं है, क्योंकि बुक्स में जितना भी मटेरियल है वो सब आपके लेक्चर्स और नोट्स में ठूस ठूस के हमने भरा हुआ है। तो तुम बुक को सिर्फ इसलिए पढ़ो ताकि बुक में लिखा हुआ तुमको समझ में आए, दैट्स इट। तुमको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये बोलता ही नहीं हूँ। और तुमको बुक से इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर करके उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुमको बस बुक रीड करनी है कि तुमको वो लैंग्वेज लिखी हुई वो समझ में आए। जितना अच्छे से बुक की लैंग्वेज समझोगे उतना ही अच्छे से आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा और उतना ही अच्छे से आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो एनी बुक ऑफ योर चॉइस फॉर एनी सब्जेक्ट जिसकी लैंग्वेज तुमको समझ में आ रही हो वो पढ़ो, ठीक है। तो लेकिन मेरी रिकमेंडेशंस में अगर मैं आपको बोलूंगा तो वो ये है कि भाई मिनरलोजी के लिए आप डेक्स्टर पर्किन देख लो, इग्निस और मेटामॉर्फिक के लिए आप जेडी विंटर देख लो, सेडिमेंटोलॉजी के लिए गेरी निकोल्स या सैमबॉक्स में से कोई एक देख लो, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के लिए हाकॉन फॉसेन देख लो, पैलेंटोलॉजी के लिए पीसी जैन या अमलदास गुप्ता में से कोई एक बुक देख लो, जियोमॉर्फोलॉजी के लिए सविंदर सिंह पढ़ लो। और जियोमॉर्फोलॉजी जो आपको सर करवाएंगे वो इतनी मोर देन सफिशिएंट है कि आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बुक। प्लानिट अर्थ के लिए आप अर्थ मटेरियल पढ़ो, है ना।
स्ट्रेटिग्राफी के लिए रविंद्र कुमार की बुक ले सकते हो, इकोनॉमिक जियोलॉजी के लिए आप उमेश्वर प्रसाद पढ़ सकते हो, इंजीनियरिंग जियोलॉजी के लिए आप प्रवीण सिंह पढ़ सकते हो, या हाइड्रोलॉजी के लिए टोड या अखौरी में से कोई एक बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बुक की जो रिकमेंडेशन है वो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और पढ़ना क्यों है उसका भी कारण एकदम क्लियर है आपके लिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस है ना, उनको अपन सोल्व कैसे करें। जितने भी आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने का एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के होते हैं, है ना, या कैसे उनको बनाया जाता है। तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल सीधे सीधे बनते हैं, कुछ फॉर्मूला बेस्ड प्लस यूनिट कन्वर्जन को बेस बनाते हैं, है ना, कुछ ऐसे होते हैं जो कंसेप्ट को बेस बनाते हैं और उसमें अपन फॉर्मूला को सुपर इम्पोज करते हैं, कुछ आपके कॉमन सेंस से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपका दोनों यूनिट कन्वर्जन भी और फॉर्मूला भी लगेगा, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के बेसिस पे भी सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, इनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने का जो एक एफिशिएंट तरीका है वो ये है कि तुमको जो भी न्यूमेरिकल तुम सोल्व कर रहे हो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। अब जैसे मान लो कि बी रिटार्डेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आ गया, तुमको रिटार्डेशन का फॉर्मूला ही नहीं पता है कि बी रिटार्डेशन इक्वल टू बाय रेफरेंसेस इनटू थिकनेस होता है, ये फॉर्मूला ही नहीं पता। तुमको बाय रेफरेंसेस दे रखा है, तुमको रिटार्डेशन दे रखा है, और तुमको बोला है कि थिन सेक्शन की मेरे को थिकनेस निकाल के दो, अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो तुम इसको कर नहीं पाओगे आराम से, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और इसी क्वेश्चन को और टफ बना देगा। बाय रेफरेंसेस क्या होता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस नंबर है ना। तो आप बाय रेफरेंसेस भी आपका यूनिटलेस और डायमेंशनलेस नंबर आएगा, लेकिन इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए क्या कर देगा, वेलोसिटी दे देगा, है ना। तो एक ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल है उसको तरह तरह से ट्विक करके कॉस्मेटिक चेंजेस करके अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, अब दूसरा, अगर आपने फॉर्मूला आपने समझ लिया अच्छे से, तो उसके बाद में तुमको यूनिट कन्वर्जन करना आना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन करना हम आपको सिखाएंगे भी, है ना। सारे प्रेशर के यूनिट्स, डिस्टेंस के यूनिट्स, टेम्परेचर की यूनिट्स, जितनी भी बेसिक यूनिट्स हमारी जियोलॉजी में काम आती है वो सारी आपको सिखाएंगे, और कैसे अपने को एक दूसरे से जैसे मान लो मीटर है तो मीटर क्यूब को अगर मान लो कि एंगस्ट्रॉम क्यूब में कन्वर्ट करना है, या एंगस्ट्रॉम क्यूब को नैनोमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, या एंगस्ट्रॉम क्यूब को माइक्रोमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, या मीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, या यूं बोलेंगे एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, या यूं बोलेंगे कि भाई मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, उसकी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है। जैसे आप उसको सीखोगे धीरे धीरे वो आपको प्रैक्टिस में आएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप जो बीच की स्टेप्स है वो खाते चले जाओगे, है ना। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप वो यूनिट कन्वर्जन कर लोगे। कई बार तो ऐसा होगा कि तुम देखोगे कि हाँ किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे रखा है, ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड कर दो, वो तुमको ट्रिक समझ में आ जाएगी। तो वो तुमको पहले सीखना पड़ेगा, जैसे जैसे सीखोगे प्रैक्टिस करोगे आराम से उसमें हैबिट में आ जाओगे, कंफर्टेबल होते चले जाओगे, है ना। फिर आपको बेसिक ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, है ना, कि साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, और ट्राइंगल्स में ये जो एंगल अपन मेजर करते हैं वो कैसे होते हैं, और बेसिक्स ऑफ मैथ्स आपको पता होना चाहिए। लॉग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नेचुरल लॉग क्या होता है ना। आपका e की पावर में अगर जैसे e की पावर लेमडा टी माइनस 1 इक्वल टू 10 है, इसको अगर आप सोल्व करना है कि t निकालना है, लेमडा की वैल्यू दे रखी है, तो आप सोल्व कैसे करोगे। तो ये जो है वो मैं आपको पूरा सिखा दूंगा, है ना। लॉग कैसे लेते हैं, एंटी लॉग कैसे लेते हैं, जो आपका कैलकुलेटर है उसको यूज कैसे करते हैं, ये सारे बेसिक्स अपन पहले कवर कर लेंगे, और उसके बाद में अपन जंप करेंगे अपनी जियोलॉजी में। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपन बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे और खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो ये एफिशिएंट तरीका है, लेकिन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए मैंने एक प्रोटोकॉल डेवलप किया है, और ये प्रोटोकॉल जो है वो किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए काफी हद तक काम करता है। इसमें मैं आपको बेसिक बताता हूँ कि सबसे पहले आपको जो करना है वो ये है कि क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन अच्छे से रीड किया, रीड करने के बाद में तुम्हारी जो फर्स्ट वर्किंग है वो ये है कि पूछा क्या है वो पता करो। तो आपने पता कर लिया कि भाई ये क्वेश्चन में पूछा है, जो पूछा है उसके हिसाब से जो तुमने फॉर्मूले रटे हुए हैं, मेमोराइज कर रखे हैं, उनके पिटारे को निकालो कि भाई साहब ये पूछा है, इसके हिसाब से बताओ सबसे बढ़िया फॉर्मूला कौन सा है। तुम्हारा दिमाग ऐसे फेंक के मारेगा कि ये ले भाई साहब, ये फॉर्मूले से तुम्हारा ये न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। फिर तुम देखो क्या किसी यूनिट कन्वर्जन की जरूरत है,
यूनिट कन्वर्जन अगर जरूरत है तो वो तुमने कर दिया। फिर तुम फाइनल आंसर पे जब पहुंचोगे तो तुमको देखना है कि डेसिमल पॉइंट्स में क्या पूछा है, अप टू 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, या राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, है ना। तो इस तरह के जो आपके क्वेश्चंस हैं इस न्यूमेरिकल में सॉल्व हो जाते हैं। तो ये 4 स्टेप में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि पूछा क्या है, उसके हिसाब से फॉर्मूला सेलेक्ट करना है, यूनिट कन्वर्जन की तरफ देखना है, और फाइनल आंसर में देखना है कि डेसिमल पॉइंट्स पे पूछा है कि परसेंटेज में पूछा है कि फ्रैक्शंस में पूछा है कि टन्स में पूछा है, जो भी है ना, वो अपन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक न्यूमेरिकल है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले आपने को क्या करना है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपने को निकालना क्या है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसको अपन लिखेंगे, है ना। जितना ज्यादा तुम ये प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ये तुम्हारा है ना स्टेप्स कम होते चले जाएंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, है ना। तो यहाँ पे तुम देखो भाई, सबसे पहले कि भाई एक कंसिडर स्कीमेटिक आइसोबारिक टेम्परेचर कंपोजिशन फेज डायग्राम। फेज डायग्राम क्या होता है वो तुमको इग्नेस में पढ़ाया जाएगा। ये बाइनरी फॉस्फेराइड फाइलाइट आपका फेज डायग्राम है केमिकल सिस्टम में, जिसमें इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है मेल्ट एल का, और वेट परसेंटेज ऑफ ओलिविन क्रिस्टलाइज फ्रॉम ए मेल्ट ऑफ कंपोजिशन ए एट ए टेम्परेचर ऑफ T2। तो तुमसे क्या पूछा है कि इफ देयर इज इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मेल्ट एल, द वेट परसेंटेज ऑफ ओलिविन क्रिस्टलाइज्ड। तो तुमको पूछा क्या है, वेट परसेंटेज ऑफ ओलिविन, है ना, कि इस मेल्ट से कितना ओलिविन बन गया है, कब। तो तुमको बोल रहा है कि T2 टेम्परेचर पे। तो T2 टेम्परेचर कहाँ है, ये रहा T2 टेम्परेचर। तो तुमको बोल रहा है कि T2 टेम्परेचर पे मेरे को ये बताओ कि ये आपका एक मेल्ट है, ये बल्क केमिकल कंपोजिशन है, जब ये इसको ठंडा करोगे तो ये लिक्विडस है, ये सॉलिडस है, ये लिक्विडस को कट करेगा, क्रिस्टलाइज होता चला जाएगा, और आपका फाइनल क्रिस्टलाइजेशन कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो तुमने बोला कि भाई मेरे को मालूम है ये आपकी जगह है जहाँ पे आपका फाइनल क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो बोला कि ये क्रिस्टलाइजेशन का पॉइंट है जहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये फेज डायग्राम में अपन पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो ये लीवर रूल का सिंपल फॉर्मूला है। तो तुमको सब क्या करना है भाई, एक टाई लाइन बनानी है जो बना करके दे रखी है। ये लिक्विडस को यहाँ पे कट किया, ये सॉलिडस को यहाँ पे कट किया, ये मेरी टोटल टाई लाइन की लेंथ हो गई। ये मेरा फलक्रम हो गया, बल्क कंपोजिशन, और फलक्रम से आपका लिक्विडस की तरफ x डिस्टेंस होती है, और फलक्रम से सॉलिडस की तरफ y डिस्टेंस होती है। आपने देख लिया कि भाई ये आपका 30 है और ये आपका 60 है। 60 माइनस 30 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30, और ये आपका 70 है तो 70 माइनस 60 करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। अब सॉलिड्स का वेट परसेंटेज निकालना है ना, वेट परसेंटेज आपको सॉलिड का निकालना है। तो लीवर रूल अपन अप्लाई करेंगे। लीवर रूल का सिंपल फॉर्मूला होता है x अपॉन x प्लस वाई इंटू 100। ये आपका परसेंटेज लगा रखा है इसलिए अपन ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30 अपॉन 30 प्लस 10 इंटू 100। सॉल्व करोगे भाई 30 अपॉन 40 इंटू 100, ये आपका कैंसिल, ये आपका 7.5, और ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे 75% आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। लेकिन इसमें आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि भाई मेरी टाई लाइन इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगी, ये मेरा फलक्रम बनेगा, ये मेरी एक्स डिस्टेंस है, ये मेरी वाई डिस्टेंस है। तो तुमने अपना कंसेप्ट लगाया इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। फिर जैसे ये है, ये डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड है। आपको पता है कि हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है, जो आपका H K I L ये 4 है, तो आपका H प्लस K प्लस I ये जो है वो टोटल कितना होना चाहिए, 0। ये बार 4 का मतलब क्या है, -4। तो तुम देखो कि भाई H की वैल्यू -4 दे रखी है, K की वैल्यू 1 दे रखी है, H की वैल्यू तुमको ये H K I L कर लो, ये हाँ जो भी है, ठीक है। जैसे बार 4 1 एच दे रखा है, तो अपन ने एच के आई एल की जगह क्या कर दिया, इसी फॉर्मूले में रख दिया, ठीक है। तो बार 4 1 एच 0। तो आपने को पता है कि स्टार्टिंग के 3 जो इसका सम जो हो 0 के बराबर होना चाहिए। तो आपने बोला कि बार 4 का मतलब क्या है, -4 प्लस 1 प्लस एच, ये टोटल कितना होना चाहिए, 0। ये 0 आ रहा है। ये मिलर इंडेक्सेस अपन क्रिस्टलोग्राफी में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मिलर इंडेक्सेस बनाते कैसे हैं। तो आपने बोला कि भाई ये 0 कब हो सकता है, जब तुम बोलो कि भाई ये -4 प्लस 1 टोटल कितना हो गया, -3। तो h की वैल्यू कितनी हो, -3 प्लस एच इक्वल टू 0 और h इक्वल टू 3। तो आप यहाँ पे 3 रखोगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो तुमने बोला कि h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो ये आपका क्या है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो तुमको जो मर्जी करना है कर लो, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन देखो
कि आपको बोल रहा है कि भाई स्फेरिकल ओर बॉडी है जिसका डायमीटर इतना है, उसके अंदर मेटल कंटेंट इतना है और डेंसिटी इसकी इतनी है, तो कैलकुलेट करके बताओ कि भाई टोटल रिजर्व कितना है ना। तो अब तुमको पता है कि भाई रिजर्व निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। अब वॉल्यूम कहाँ से लाओगे, तो तुमने बोला कि स्फेरिकल ओर बॉडी दे रखी है, तो स्फेरिकल जो भी बॉडी होती है उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बोला कि रेडियस नहीं है, बोला डायमीटर दे रखा है, डायमीटर का आधा करेंगे रेडियस आ जाएगा, तो बोला 4/3 पाई इंटू 20 का होल क्यूब कर दिया, ये वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे आपका केजी आ जाएगा, केजी को टन में बदल दो, खत्म बात। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपके क्या होते हैं एनएटी सॉल्व करने होते हैं। और ये जैसे कॉमन सेंस का एक आपका सिंपल सा न्यूमेरिकल है ना, आपको बोल रहा है कि भाई एक अनडिफॉर्म्ड नॉर्मल स्ट्रेटिग्राफिक सक्सेशन है जिसके अंदर डोलेराइट डाइक जो है वो इम्प्लेस्ड हो रखी है ना। तो आप देखो भाई यहाँ पे डोलेराइट डाइक अगर इम्प्लेस हुई है, रुक जाओ एक बार, रुक जाओ उधर आता हूं मैं, हाँ ठीक है। तो अब जैसे ये न्यूमेरिकल है ना, ये कुछ न्यूमेरिकल है, ये रिटार्डेशन का, तो यहाँ पे आप देखोगे ये 0.3 मिलीमीटर दे रखा है, ये नैनोमीटर दे रखा है, और ये आपका ई रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, और आपको आंसर पूछा है कि बताओ भाई और रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो तुम जब इसको रिटार्डेशन दे रखा है, थिकनेस दे रखी है, और आपसे पूछ रहा है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ई रे इज, तो ओ रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो अब तुम देखोगे कि ये नैनोमीटर और ये मिलीमीटर है, तो यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, रिटार्डेशन इक्वल्स टू बाय रेफरेंसेस इनटू थिकनेस। बाय रेफरेंसेस का मतलब क्या है, रिटार्डेशन इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओमेगा माइनस एप्सिलॉन इनटू थिकनेस। अब तुमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का दे रखा है 1.486, तो यहाँ पे लिखोगे, तुमको ये ओमेगा कैलकुलेट करना है, लेकिन इसकी थिकनेस और ये रिटार्डेशन की यूनिट अलग अलग दे रखी है, मिलीमीटर में और ये नैनोमीटर में। तो तुमको अब क्या करना पड़ेगा, या तो मिलीमीटर को नैनोमीटर में बदलो या नैनोमीटर को मिलीमीटर में बदलो, तो यूनिट कन्वर्जन आ गया। तो तुमको फॉर्मूला पता है ना, फिर भी तुमको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करोगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमको जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें सिंपल सा ये ध्यान देना है कि भाई ये सब है। अब जो मल्टीपल सेलेक्ट टाइप के क्वेश्चंस है उनको कैसे सोल्व किया जाए, उसके लिए आपको दो बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले तो चीजें याद होनी चाहिए तुमको, कितनी, जितनी ज्यादा हो सके उतनी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे तुमको बोला कि भाई सोलर सिस्टम में अबंडेंस को लेकर के आपका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पूछ रहा कौन कौन सा सही है। तो आपको बोला मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो सोलर सिस्टम में है वो क्या आपका हाइड्रोजन और हीलियम है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। अबंडेंस ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1 to 50 शो ओवरऑल डिक्रीजिंग ट्रेंड, है ना। तो न्यूक्लियर सिंथेसिस अपन पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओडो हार्किन एक प्रिंसिपल है। ओडो हार्किन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जैसे जैसे एटम्स का एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होती चली जाती है। तो आप देखोगे कि आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम ये ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू दी यूरेनियम, थोरियम, लेड, ये है ना, रूबिडियम वगैरह। तो तुम देखोगे जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा उसकी कंसंट्रेशन उतनी ही कम होती चली जाएगी, और उसका कारण क्या है, बर्निंग ऑफ द एलिमेंट्स, है ना। न्यूक्लियर सिंथेसिस में आपका क्या होगा, हाइड्रोजन बर्निंग से हीलियम बनता है, हीलियम बर्निंग से आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन ये बनते हैं। फिर आप बोलते हो कि अबंडेंस ऑफ हेवियर एलिमेंट जो है वो आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू द लाइटर वंस, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। फिर आपको बोल रहा है कि एलिमेंट्स हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर्स आर मोर अबंडेंट देन द देयर इमीडिएट नेबर्स। तो ये ओडो हार्किन प्रिंसिपल का दूसरा पार्ट है, जिसमें ओडो हार्किन बोलता है कि भाई जिस एटम का एटॉमिक नंबर इवन नंबर है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, उनकी कंसंट्रेशन जो है वो अपने इमीडिएट नेबर से ज्यादा होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो जो 10 वाला है ना वो आपका 9 और 11 से ज्यादा होगा, जो 12 है वो 11 और 13 से ज्यादा है, जो आपका 14 है वो 13 और 15 से ज्यादा मिलेगा। कारण क्या है उसका कि आपका जब हाइड्रोजन बर्निंग होती है, हीलियम बर्निंग होती है, तो जैसे आपके दो हाइड्रोजन जो न्यूक्लियर फ्यूजन शो करके क्या करेंगे, 1H1 प्लस 1H2, या आपका क्या किया, न्यूक्लियर वो फ्यूजन करेंगे, फ्यूज करके क्या बनाएंगे भाई 1H1 या 1H3 जो भी है। तो आप देखोगे कि जो एटम बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, इवन एटॉमिक नंबर वाला बनाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हीलियम है तो हीलियम की जब बर्निंग होगी तो दो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, ये दूसरे हीलियम के साथ में जुड़ेगा तो एटॉमिक नंबर कितना बढ़ेगा, 4। तो आप देखोगे कि जितनी भी ये न्यूक्लियर सिंथेसिस अपन पढ़ेंगे जिसमें बर्निंग अपन देखेंगे, तो आप देखोगे कि जो इवन एटॉमिक नंबर वाला जो है वो
एलिमेंटल बर्निंग की वजह से प्रोड्यूस करना थोड़ा सा इजी होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है स्पिन की वजह से वो भी आपका कैंसिल आउट हो जाता है। इसको अपन डिस्कस करेंगे, है ना, जब अपन न्यूक्लियर सिंथेसिस पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ द एलिमेंट्स इन सोलर सिस्टम और इन यूनिवर्स पढ़ेंगे, तब आप देखोगे कि किस तरह से आपका ये जो बर्निंग ऑफ द एलिमेंट्स है वो इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, और इवन एटॉमिक नंबर वाले जो है वो ओड नंबर वाले से ज़्यादा होते हैं, जबकि इस स्टेटमेंट में तुमको क्या बोला है कि ओड नंबर वाले ज़्यादा मिलेंगे, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपका स्टेटमेंट सही कौन सा है, ए और बी। तो तुमको 4 ऑप्शन दे रखे थे, इन 4 में से तुम्हारे क्या हुआ, 2 सही हैं और 2 गलत है। समझ में आ गया? इसको अपन बोलते हैं मल्टीपल सेलेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ऐसे अपने पास में बहुत सारे हैं, है ना। 2015 से IIT JAM का पैटर्न चेंज हुआ था, 2026 के आप प्रिपरेशन करना चालू कर रहे हो, तो पिछले 10 ईयर के आपको MSQ मिल जाएंगे, और लास्ट 10 ईयर के MSQ का मतलब है कि भाई 100 MSQ आपको मिल जाएंगे। भाई हर साल 10 आते हैं, 10 साल के कितने हो गए, 100 हो गए, तो 100 MSQ आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। बाकी और MSQ जो है वो हम कहाँ से लाएंगे, तुम्हारे लिए बना देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारा मामला रहेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि टाइम टेबल क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज कैसे रहेंगी, डाउट्स आपके कैसे लिए जाएंगे, और आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कौन फैकल्टी क्या क्या करवाएंगे, उस हिसाब से अपन बात कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, चलो टाटा।